चलो दोस्तों, आज अपना नया चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। कुछ बुक्स में ये चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी दिया रहता है ना। और मतलब कुछ बुक्स में ट्रिग्नोमेट्री के साथ ही दिया रहता है चैप्टर, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा तो है नहीं, है ना। तो आज यही चैप्टर शुरू करेंगे और ख़त्म भी कर देंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा है और बहुत आसान भी है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री सुन के लगता है ना कि कई बार यार टफ होगा, है ना, बहुत इक्वेशंस बनेंगी, ये सब ऐसा नहीं। ये थोड़ा लॉजिकल चैप्टर है और मतलब हैंडल करने लायक है ना, इतना टफ नहीं है। तो शुरू करें। तो सीधी सी बात है कि इसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो जो ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी उसका यूज़ यहाँ पे आएगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में हम किसकी बात करते हैं? ट्राइंगल्स की बात करते हैं ना। जैसे ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया, ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल्स की जो 90 डिग्री बनाते हैं उनकी बात करते हैं। इसको हम बोलते थे क्या? परपेंडिकुलर। इसको हम बोलते थे बेस, इस साइड को, और इसको बोलते थे हाइपोटेनस, है ना। और हम ये ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि हम ट्रायंगल्स के अलग अलग साइड्स के रेशियो की बात करते हैं। रेशियो की मतलब जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इन दोनों साइड्स के रेशियो को क्या बोलते थे हम? इन दोनों साइड्स के रेशियो को बोलते थे साइन थीटा। अच्छा, ये परपेंडिकुलर किसके रिस्पेक्ट में है? जब हम यहाँ से खड़े होकर देखेंगे ना, तब हमको ये ऊंचाई दिखेगी, तब हमको ये परपेंडिकुलर दिखेगा, है ना। तो यानी कि ये जो एंगल है थीटा, इस थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक। तो इस थीटा के हिसाब से इसका जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा क्या बताएगा? ये बताएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, है ना। इसी तरह जो कॉस थीटा होगा वो क्या बताएगा? कॉस थीटा बताएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो। और जो टेन थीटा होगा वो क्या बताएगा? टेन थीटा बताएगा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, है ना। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो कौन बताएगा? टेन थीटा। ये हमने याद भी किया था, कैसे? पंडित भोला प्रसाद हर हर बोला, है ना। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोला साइन कॉस टेन। इन तीनों रेशियो को हमने देखा था, ठीक। और इन्हीं तीनों रेशियो की हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। इनमें खास बात ये थी कि अगर मैं ये एंगल फिक्स कर दूं ना, तो इस रेशियो की वैल्यू फिक्स हो जाती है। मतलब अगर मान लो कि मैं ये अगर मैं ये एंगल जो है ये 60 डिग्री का बनाता हूं, ठीक, तो जो कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो क्या आता है? कॉस 60 डिग्री पे। कॉस 60 डिग्री पे मैंने वैल्यूज आपको लिखाई थी सारी, तो साइन कॉस और टेन इन सब की वैल्यूज भी याद होनी चाहिए, है ना। तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आती है हाफ, ठीक। तो यानी कि अगर मैं ये एंगल 60 डिग्री रख दूं ना, तो बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो है ये हाफ हो जाता है। मतलब हाइपोटेनस जो है वो बेस का डबल हो जाती है ना। तभी ये अपॉन ये जो है 1/2 हो जाता है, ठीक। अब ट्रायंगल का साइज कुछ भी हो, अगर मैं ऐसे एक बड़ा सा भी ट्रायंगल बना दूं और कहूं कि ये जो है ये 60 डिग्री है, तो भी इसका और इसका रेशियो जो है वो हाफ होगा, है ना, अगर ये 60 डिग्री हुआ तो ये ट्रिग्नोमेट्री की खासियत थी कि हम अलग अलग एंगल पे जो रेशियो है उसकी वैल्यू पता कर पाते हैं, और इसी से फिर हम मतलब काफ़ी काम कर सकते हैं। अब इसी के एप्लीकेशन के ऊपर हमारा ये चैप्टर है। अब इस चैप्टर में क्या होगा ना कि हम भाई इस दुनिया में भी तो बहुत सारे ट्रायंगल दिखते हैं ना। जैसे मान लो ये दीवार है, ये एक दीवार है, अब हमको यहाँ पे सीढ़ी लगा के चढ़ना है, एक लकड़ी वाली सीढ़ी लगा के, तो ये भी तो और यहाँ नीचे ज़मीन है, तो ये भी तो एक ट्रायंगल बन गया ना। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल बनते हैं, ठीक। तो हम देखेंगे कि हम इन रेशियोज का यूज़ करके कैसे असली दुनिया में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मज़ा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा, ठीक। चलो देखते हैं। पर उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जिनका इस चैप्टर में यूज़ आएगा। जैसे एक होता है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब जब एक आदमी खड़ा रहता है ना, तो वो जब देखता है तो वो एक सीधे में देखता है, एक सिधाई में देखता है। ये उसकी आंखें हैं मान लो, तो अपने केवल सीधे देखता है वो। अगर मान लो जैसे बीच में अगर मैं एक पर्दा लगा दूं ऐसे, ठीक, ऐसे कर्टेंस लगा दूं यहाँ, तो अगर मैं पर्दे लगा दूंगा तो तुम उस तरफ नहीं देख पाओगे ना, क्योंकि तुम एकदम सीधाई में देखते हो। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी नज़र ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे तो नहीं जाती, है ना। तो इसका मतलब कि जब हम कोई भी चीज़ साइट करते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं, तो एकदम ऐसे सीधा देखते हैं। तो जिस चीज़ को हम देखते हैं ना, जिस लाइन में हम देखते हैं, उस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। जैसे कि अगर जैसे मैंने बताया ना कि ये दीवार है, ये नीचे मतलब सीढ़ी लगाना है ग्राउंड से एक, तो मान लो अगर यहाँ एक लड़का खड़ा है, ठीक, तो मैं कहूँगा कि इसकी जो लाइन ऑफ साइट है वो कुछ ऐसी है। मतलब दीवार के ऊपर देखेगा तो कुछ इस लाइन में देखेगा, ठीक। लाइन ऑफ साइट समझ में आया? अच्छा, अब कितना मुंडी उठाएगा देखने के लिए? भाई नॉर्मली तो ऐसे रहेगा, सीधा रहेगा, पर ऊपर देखने के लिए उसको अपनी मुंडी ऐसे ऊपर उठानी पड़ेगी ना। तो ऊपर उठाने के लिए एलिवेट करना पड़ेगा।
तो जितना एंगल एलिवेट करेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, तो मतलब कितना ऊपर देखा गया ऐसे। तो जैसे मतलब अगर यहां मैं खड़ा हूं और मुझे ऊपर देखना है तो मैं ऐसे ऊपर देखूंगा, तो ऊपर देखने के लिए मैंने कितना ऊपर उठाया, 60 डिग्री। अच्छा, अब मान लो कि मैं यहां ऊपर बैठा होता, तब मैं यहां ऊपर बैठा होता, मुझे नीचे देखना होता, तो मेरी मतलब नॉर्मली तो मैं ऐसे सीधा देखूंगा ना, ऐसे सीधा देखूंगा, पर नीचे देखने के लिए मुझे अपनी मुंडी नीचे झुकानी पड़ेगी, ऐसे नीचे देखना पड़ेगा। तो नीचे देखने के लिए मैंने कितना नीचे झुकाया, कितना नीचे झुकाया उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। कितना डिप्रेस किया अपना चेहरा ऐसे नीचे देखने के लिए। ठीक, तो अगर मैं ऊपर बैठा हूं तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर नीचे बैठा हूं तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, और ये हो गई लाइन ऑफ साइट, अगर मैं ऊपर देख रहा हूं तो। समझे? तो इन्हीं सब का यूज आएगा। तो एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे पढ़ने लायक है नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में था तो मैंने रिवाइज करवा दिया। शुरू करें? चलो, चलो भाई, तो ये क्वेश्चन देखो। हमने क्वेश्चन लिया कि एक टावर है जो कि वर्टिकली खड़ा हुआ है, मतलब सीधा, वर्टिकल मतलब ऐसे सीधा, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे सीधा। ठीक, तो एक टावर है जो कि वर्टिकल ऐसे खड़ा हुआ है ग्राउंड पे। ठीक है, और पॉइंट ऑन ग्राउंड 15 मीटर अवे फ्रॉम टावर, मतलब ये जो जैसे ज़मीन होगी मान लो, तो ज़मीन में जो पॉइंट जो है 15 मीटर दूर है टावर से। ठीक, उस पॉइंट से फ्रॉम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब इस टावर का जो टॉप है ना, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री है। मतलब 60 डिग्री मुंडी ऊपर उठाओगे तब जाके टावर का टॉप दिखेगा तुमको। ठीक, तो अब कहा है कि इस टावर की हाइट बताओ। हमको दिया है कि इस टावर से अगर मैं 15 मीटर दूर रहूंगा और 60 डिग्री ऊपर देखूंगा तब जाके इस टावर की मुझे हाइट दिख पाएगी। अब मुझसे पूछ रहे कि बताओ इस टावर की हाइट कितनी है। तो देखो, ये है मैथ की पावर। मुझको टावर में चढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही हाइट बता दूंगा। कैसे? सोचो कैसे। तुम ये देखो कि अगर मैं ऐसे इसको जोड़ दूं तो पूरा एक ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है कि नहीं? राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, और हमको ये साइड की वैल्यू चाहिए। अगर मैं इस एंगल के हिसाब से देखूं तो ये जो है ये तो परपेंडिकुलर है, और ये जो है ये बेस है ना। बेस की वैल्यू हमको दी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए। अच्छा, अब परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं? tan में, tan थीटा में, है ना। tan थीटा क्या होता है हमारा? tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा 60 डिग्री है, तो यानी कि tan 60 डिग्री किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमको पता नहीं क्या है, तो p ही लिखा रहने दो भाई, अपॉन बेस। बेस क्या है? 15 मीटर, 15। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई साहब? √3। ये वैल्यू मैंने याद करवाई थी, याद कर लेना। ठीक, जो टेबल मैंने दिया था ना, कि मतलब एनसीईआरटी में भी दी है ना, कि 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 90 डिग्री तक ऐसे वैल्यूज दी हैं। साइन, कॉस, मैंने बताया था कि अगर साइन की याद कर लोगे तो सारी वैल्यू याद हो जाएंगी। साइन को उल्टा करोगे तो कॉस बन जाएगा, साइन अपॉन कॉस करोगे तो tan बन जाएगा, है ना। एक बार उस वीडियो को रिवाइज कर लेना, सब याद आ जाएगा दोबारा। ठीक, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3। अच्छा, तो यानी कि ये तो हो गया √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब ये p हमको पता नहीं है, यही तो निकालना है, अपॉन बेस। बेस क्या है? 15। अब देखो 15 यहाँ डिवाइड में है, एक काम करो 15 को इधर भेज दो तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 15। p की वैल्यू आ गई 15√3। तो यानी इस टावर की जो हाइट है वो क्या है? वो है 15√3। भाई ज़्यादा कैलकुलेट करना हो तो तुम √3 की वैल्यू रखो। √3 की वैल्यू ऐसे कुछ आती है, √3 की वैल्यू होती है 1.7, तब ऐसे कुछ वैल्यू होती है √3 की। तो तुम उसको √3 की वैल्यू रखो यहाँ पे 1.7, 15 से मल्टीप्लाई करो, तुमको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी कि इस टावर की हाइट क्या है। समझे? तो ऐसे मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करना है हमको। ऐसे सिचुएशन में हमको ट्रायंगल बनाना है और देखना है कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ आएगा, उस रेशियो को लगाओ और आंसर निकालो। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर तुमसे कह देता कि एक टावर दिया है, टावर से 15 मीटर दूर होकर मैं बैठा हूं और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, मुझको यहां पे एक सीढ़ी लगानी है लकड़ी वाली। ठीक है, बताओ कि मुझे कितनी लंबी सीढ़ी चाहिए। बता लेंगे कैसे?
भाई ये भी तो एक ट्रायंगल ही है, और इस साइड को हम क्या बोलते हैं इस एंगल के हिसाब से, इस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। हमको बेस दिया है, हमको हाइपोटेनस चाहिए, तुरंत कॉस थीटा याद आ जाएगा। कॉस क्या होता है, कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। थीटा क्या है यहाँ पे 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हाफ इज इक्वल टू बेस, बेस क्या दिया है भाई साहब, बेस दिया है 15 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ही तो हमको निकालना है, ठीक। तो हाफ इज इक्वल टू 15 अपॉन हाइपोटेनस। हमको एच की वैल्यू चाहिए, एक काम करो एच यहाँ डिवाइड में है, इधर भेजो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, एच इंटू 1 एच बचेगा, एच अपॉन 2 इज इक्वल टू 15, 2 यहाँ डिवाइड में है, 2 उधर भेजो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 15 से 15 2 जहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये 30 बन जाएगा, यानी एच की वैल्यू आएगी 30। यानी कि इस टावर में चढ़ने के लिए हमको, अगर हम यहाँ से सीढ़ी लगाना चाहेंगे तो हमको 30 मीटर की सीढ़ी चाहिए होगी। समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चंस मॉडिफाई कर सकता हूं मैं। और क्वेश्चन देता हूं, ये हमारी अगली सिचुएशन है जो हमको देखना है। दिया गया ये कि एक चिमनी है, मान लो चिमनी मतलब जहाँ पे ईटा वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। और हमको कहा गया कि मान लो तुम्हारी हाइट जो है 1.5 मीटर है भाई, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हम ऐसा तो नहीं कि हम ग्राउंड में सट के देख रहे हैं, है ना भाई, हमारी भी तो कुछ हाइट है, हम उस हाइट के ऊपर देखते हैं ना, ठीक। तो मान लो कि मेरी हाइट 1.5 मीटर है या तुम्हारी हाइट 1.5 मीटर है, और तुम जो है चिमनी से 28.5 मीटर दूर खड़े हुए हो, और तुमको 45 मीटर ऊपर ऐसे देखना पड़ता है उस चिमनी का टॉप देखने के लिए। सिचुएशन जैसे पिछली बार थी वैसे ही, बस इस बार तुम्हारे पास हाइट है, पिछली बार तुम्हारे पास हाइट नहीं थी। अब बताओ ये चिमनी की ऊंचाई कितनी है, अब कैसे निकालोगे? क्या निकालने में कुछ अंतर आएगा कि जैसे पिछली बार निकाले थे वैसे ही निकालना है? सोचो भैया जी। इस बार तुम्हारी आंखें ग्राउंड से 1.5 मीटर ज़्यादा ऊपर है ना। इसका मतलब तुमने 45 डिग्री ये जो देखा चिमनी को, ये ग्राउंड से 1.5 मीटर ऊपर देखा, यानी कि जो ट्रायंगल कंप्लीट किया ना ये थोड़ा ऊपर है। तो कोई बात नहीं, जैसे ये अगर जैसे इस चिमनी से तुम्हारे पैर अगर 28.5 मीटर दूर हैं तो यानी तुम्हारी आंखें भी 28.5 मीटर दूर है ना। तो तुम एक काम करो, तुम परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेके इसकी हाइट निकालो, मतलब तुम्हारे पास इस ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर आएगा ना, यहाँ से लेके ऊपर तक, तो ये तुम्हारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा, और ये 1.5 मीटर तुम्हारी हाइट थी, ठीक। तो जो आंसर आएगा इस ट्रायंगल का वो तुम इसमें ऐड कर दोगे, तो इस चिमनी की जो टोटल हाइट है वो तुम्हारे पास निकल आएगी। समझ में आया क्या करना है? हमको इस चिमनी की हाइट निकालना है, पर हमारे पास भी कुछ हाइट है, इसलिए हम वो जहाँ से उसको देखेंगे तो एक ऊंचाई से उसको देख रहे हैं ना, तो इसलिए हम अपनी आंखों से ऊपर तक का डिस्टेंस बता पाएंगे कि इस चिमनी की हाइट कितनी है। पर जो हमारी हाइट थी वो तो हमने छोड़ ही दी, समझे। जैसे पिछली बार क्या था कि हम कह रहे थे कि ग्राउंड से देखने पर वो 60 डिग्री ऊपर जाता है, 60 डिग्री एलिवेशन है, पर ग्राउंड से कोई सट के कैसे देखेगा भाई, ठीक। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि तुम अपने आप को कंसीडर करो, अपनी हाइट मान लो कि 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर तुम्हारी ऊपर आंखें हैं ग्राउंड से, अब तुमने ऐसे उसको 45 डिग्री देखा तो दिखा, तो ठीक है, तुमने ट्रायंगल कंप्लीट किया और ट्रायंगल की ये साइड निकाल ली परपेंडिकुलर tan थीटा का यूज़ करके, और जब ये साइड निकाल ली तो कोई बात नहीं, इतना निकल आया, इतनी तो तुम्हारी हाइट ही है, तो तुम दोनों को ऐड कर दो, चिमनी की हाइट निकल आएगी, ठीक। अच्छा मान लो मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा मॉडिफाई करूं और मैं कहूं कि मान लो कि यहाँ पे एक ऐसे फ्लैग लगा हुआ है, ठीक, एक झंडा लगा हुआ है ऊपर, ठीक है, मान लो किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा है, भाई भारत का झंडा चिमनी के ऊपर क्यों लगाएं? तो कोई झंडा ऐसे ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। मैंने तुमसे कहा कि जब मैं चिमनी की हाइट को देखता हूं ना, चिमनी की जब मैं चिमनी के टॉप को देखता हूं तब मुझे अपनी मुंडी 45 मीटर उठानी पड़ती है, पर अगर मैं झंडे के ऊपर भी देखूं तो मुझे अपनी आंखें जो है वो नीचे से 60 डिग्री ऊपर ले जानी पड़ती हैं। मतलब अगर मैं जैसे भाई यहाँ देखने के लिए मुझे 45 उठाना था, यहाँ देखने के लिए मुझे और ऊपर उठाना पड़ेगा ना अपना मुंह, तो यहाँ देखने के लिए और ऊपर देखने के लिए मुझे 60 डिग्री उठाना पड़ रहा है, मतलब ये जो एंगल है 60 डिग्री है। तो अब बताओ कि झंडे की हाइट कितनी है, झंडे की हाइट बताओ। अभी कैसे बताएं भाई साहब? सिचुएशन समझ में आई कि नहीं? सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये 45 डिग्री है और इसके ऊपर एक और झंडा है ऐसे, और उसके ऊपर ऐसे देखने के लिए
ये जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री बन रहा है, समझे? तो हमको ये हाइट चाहिए, ये झंडे की हाइट। ये कैसे निकालें? अरे ये भी बहुत आसान है यार। तुम एक काम करो, 60 डिग्री जब इसको लोगे, टोटल 60 डिग्री, तो टोटल 60 डिग्री तुम यहाँ से अपनी मुंडी उठा रहे हो, नीचे से 60 डिग्री देखा तो झंडे की हाइट तुमको मिल गई। तो जब तुम 60 डिग्री मान के हाइट निकालोगे तो तुम्हारे पास ये यहाँ तक की हाइट आ जाएगी पूरी, है ना? और 45 डिग्री तक के लिए देखोगे तो तुम्हारे पास केवल चिमनी की हाइट ही आएगी। तो बस और क्या, इस पूरी हाइट में से इस चिमनी की हाइट जो है, जो यहाँ से यहाँ तक की चिमनी की हाइट है, वो इस हाइट में से निकाल दोगे, ये निकाल दोगे तो झंडे की हाइट ही तो बचेगी, है ना? तो यानी कि यहाँ पे तुम एक काम करो, एक बार 60 डिग्री मान के लिए थीटा लो, 60 डिग्री मान के थीटा tan थीटा लगा के ये परपेंडिकुलर निकालोगे तो ये पूरी हाइट आ जाएगी। फिर 45 डिग्री मान के निकालोगे तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी, है ना? इस परपेंडिकुलर में से ये परपेंडिकुलर घटा दोगे तो जो बचेगा वो फ्लैग की हाइट आ जाएगी। समझे कि नहीं? बस वैसे जैसे पहला क्वेश्चन किया वैसे ही सारे क्वेश्चन अब करने हैं, सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, बस थोड़ा मॉडिफिकेशन है उसमें, थोड़ा एंगल का खेल है, तो समझे? और देखें, और देखते हैं क्वेश्चंस, है ना? अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जैसे दिन भर में क्या है कि सन का एलिवेशन बदलता रहता है ना, सूर्य भगवान कभी ऊपर है, कभी इधर है, कभी यहाँ पीछे है, ठीक है? तो एक टावर है और जब सूर्य भगवान 60 डिग्री एंगल पे है, मतलब 60 डिग्री पे, मतलब दोपहर का टाइम है ऑलमोस्ट, तब उसकी शेडो कुछ ऐसे बन रही है, यहाँ तक बन रही है शेडो। और जब सन 30 डिग्री एलिवेशन पे चले जाते हैं तब कुछ शेडो उसकी दूर तक बनती है। भाई सीधी सी बात है, सन पीछे हो जाएंगे तो शेडो दूर तक बनेंगे, है ना? तो अब हमसे कहा गया ये कि जब 60 डिग्री पे थे ना और जब 30 डिग्री पे बने, मतलब शेडो बनी इस टावर की, तो 40 मीटर शेडो की लेंथ बढ़ गई, है ना? जब 60 डिग्री पे कुछ शेडो थी, 30 डिग्री पे कुछ शेडो है, तो 30 डिग्री वाली शेडो 60 डिग्री वाली शेडो से 40 मीटर ज़्यादा बढ़ी, ठीक? अब हमको बताओ कि इस टावर की हाइट क्या है? सोचो, इस टावर की हाइट हमको चाहिए। तो एक तरीके से समझ लो कि ट्रायंगल दिए हैं, और क्या, एक ये ट्रायंगल दिया है, एक ये ट्रायंगल दिया है, 30 डिग्री 60 डिग्री, ये एच हमको चाहिए। अगर ये पूरी लेंथ हमको पता होती यहाँ से यहाँ तक, तब तो बड़ी आसानी से निकाल लेते। जो क्वेश्चन पहला किया वो ऐसे ही तो किया कि लेंथ पता थी, परपेंडिकुलर निकाल लिया। पर ये तो हमको पता नहीं है ना क्या है, ये डिस्टेंस अननोन है। तो एक काम करो, इसको x मान लो, ठीक? और जब इसको x हमने मान लिया भाई साहब, तो शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसको तो x मान लिया, तो ये टोटल लेंथ क्या हो गई, 40 + x, ठीक? तो अगर ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखें तो ये जो लेंथ है ये 40 + x हो गई, और हमको h चाहिए था, और ये 30 डिग्री दिया हुआ है। तो tan थीटा लगाओ, tan थीटा क्या होगा, tan 30 डिग्री किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, 40 + x। tan 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 40 + x। यानी h की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब, ये 40 + x यहाँ डिवाइड में है, इधर में जो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इस 40 + x को इधर भेज दिया, इधर भेज दिया तो मल्टीप्लाई में चला गया, है ना? तो यहाँ से इसको भगा दिया हमने डिवाइड से, 40 + x, ठीक? तो h की वैल्यू क्या आ गई, h की वैल्यू आ गई 40 + x अपॉन √3। ओहो, ये तो इस बड़े वाले ट्रायंगल से आई, पर यहाँ पे तो x भी हमको नहीं पता ना भाई, हमको h की वैल्यू निकालनी थी, पर यहाँ पे x की वैल्यू भी तो अननोन है। हम ऐसे x के टर्म्स में आंसर थोड़ी लिख सकते हैं, क्योंकि x दिया तो है नहीं क्वेश्चन में कुछ, हम तो अपने आप एज्यूम किए हैं कि ये मान लो लेंथ x है। अच्छा, तो कुछ और कोई कंडीशन दी है क्या क्वेश्चन में? मतलब हमको क्वेश्चन सॉल्व करते करते ये देखना चाहिए ना कि कौन कौन सी कंडीशंस दी हैं, क्योंकि हर कंडीशन का कुछ ना कुछ यूज आएगा, तभी तो दिया हुआ है, ठीक है? तो एक और कंडीशन दी है कि भाई एक और ट्रायंगल बनेगा, ये 60 डिग्री है, ये x है, और ये h है। ओह माय गॉड, अब क्या करें? अब यहाँ पे भी यही सेम चीज़ लगाओ, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x, है ना? क्योंकि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा है 60 डिग्री, तो यानी कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है x। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, √3। अच्छा, तो इसको √3 लिखो, √3 लिख दिया।
एच की वैल्यू हमको चाहिए, तो एक्स यहाँ डिवाइड में इधर भेज दो मल्टीप्लाई में, तो एच की वैल्यू आ गई x√3, और एच की वैल्यू तो यहाँ से ये सब भी आई है, एक एच की वैल्यू ये आई, एक एच की वैल्यू ये आ गई, मतलब ये दोनों एच की वैल्यूज बराबर होंगी, तो यानी इन दोनों को बराबर रखो और क्या। तो मैं ऊपर का मिटा के इन दोनों को बराबर रखता हूँ, 40 + x/√3 किसके बराबर आएगा, ये आएगा x√3 के बराबर। अब हमको, अब देखो यहाँ से h नहीं है यहाँ पे, है ना, तो यानी कि हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि एक इक्वेशन दी है और एक वेरिएबल है। ये मैं लीनियर इक्वेशन से बता रहा हूँ, है ना, कि एक इक्वेशन, जितने इक्वेशन उतने वेरिएबल, तो सॉल्व हो जाएगी इक्वेशन। ठीक, तो एक x है, x की वैल्यू हमको चाहिए, तो एक काम करो, x को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले x को अलग करते हैं, इस √3 को इधर भेजो, ये डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना। अब √3 इस √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो √3 × √3 क्या होगा, √3 × √3 केवल 3 बचेगा ना, क्योंकि रूट मतलब, ठीक। अच्छा, तो इस x × 3 हो गया, चलो ठीक है। x × 3 ऐसे नहीं लिखते हम, ज़्यादातर इसको 3x ऐसे लिख देते हैं, लिखने का तरीका है बस। अब यहाँ क्या है, यहाँ है 40 + x = 3x, इस x को इधर भेजो, ये +x है, इधर जाएगा -x हो जाएगा, है ना, इधर क्या हो गया -x, 3x - x क्या हो गया 2x, है ना, यानी कि 40 = 2x। अब 2 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर भेजो तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 और 40 का डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2 × 20 = 40, यानी x की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब, 20। हो, x की वैल्यू 20 आ गई। अच्छा, तो यानी कि h की वैल्यू तुरंत आ जाएगी, क्योंकि h की वैल्यू हमको x के टर्म्स में पता थी, है ना, x की वैल्यू 20 आ गई, यानी h की वैल्यू क्या होगी 20√3, h की वैल्यू क्या होगी 20√3। देखा, अरे सर पर h की वैल्यू तो यहाँ से आ रही थी भाई, h की वैल्यू तो हम यहाँ से लिख रहे थे ना, यहाँ से कैसे लिख दिया, अगर यहाँ से लिखेंगे दूसरा आ जाएगा, तब दूसरा नहीं आएगा, लिख के देख लो, x की वैल्यू 20 रखो, x की वैल्यू 20 आई ना, 20 रखो, 20 + 40 क्या होगा 60, 60/√3, 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 को मैं लिख सकता हूँ 20 × 3, और 3 √3 से कटेगा तो √3 बन जाएगा, तो 20√3 यहाँ भी बचेगा, करके देख लो खुद, ठीक। ओके, तो यानी इस हाइट की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब, इसकी वैल्यू आ गई 20√3। तो देखा, करना कुछ नहीं है, बस उस प्रॉब्लम को सिंपल ट्रायंगल्स में ब्रेक करना है, बस, और कुछ नहीं। जैसे एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, जैसे मान लो कि एक ऐसे नदी है, ठीक, ये ऊपर ब्रिज टाइप है ऐसे, ठीक, ये ऊपर सड़क है ऐसे, ठीक है, और ऐसे नीचे से ऐसे नदी ऐसे निकल रही है, ऐसे नदी ऐसे निकल रही है, ठीक। मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो और तुमने देखा कि नदी की ऊंचाई है यहाँ से 3 मीटर्स, मतलब नदी यहाँ से 3 मीटर नीचे है, ठीक, और तुमने इन दोनों किनारों को देखा, ये किनारा जो है इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो है 30 डिग्री का, मतलब तुमने 30 डिग्री नीचे मुंडी करी तो ये दिखा, यानी कि ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, ठीक है। ऐसे इधर साइड तुमने केवल 45 डिग्री नीचे किया, तभी मतलब 45 डिग्री तक नीचे किया, तब जाके ये किनारा दिखा तुमको, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। अब मैंने तुमसे पूछा कि बताओ कि ये रिवर कितनी चौड़ी है, इस रिवर की विड्थ बताओ, मतलब ये लेंथ बताओ, क्या बता लोगे, बिल्कुल बता लोगे। कैसे भाई, तुम देखो यहाँ 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक ये और एक ये, है ना, ये 30 डिग्री है और ये टोटल कितना होता है, ये टोटल 90 होता है, ये 30 है तो ये 60 हो गया ना, ये वाला, यानी कि ये जो अंदर एक ट्रायंगल बना ये तो 60 हो गया, 60 हो गया, और ये 3 मीटर्स है, ये दिया हुआ है, ये 40 हटा दो, ये 3 मीटर दिया हुआ है, 60 डिग्री हो गया, तो क्या ये वैल्यू निकाल लोगे कि नहीं। इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1060 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार यहाँ भी ये 45 है और ये टोटल कितना है 90, ये भी 45 है ना, और इस ट्रायंगल को देखो, ये 45 है, ये 3 है, तो ये क्या होगा भाई, इस एंगल के हिसाब से ये, इस एंगल के लिए तो ये बेस हो गया ना, इस एंगल, ये एंगल जो है इस लाइन पे रखा हुआ है, यानी कि ये बेस हो गया इसका, और बेस को छोड़ के जो दूसरी लाइन हुई वो क्या हो गया परपेंडिकुलर, यानी कि ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा 10 थीटा, 1045 डिग्री, ठीक है। तो 1045 डिग्री की वैल्यू लगाओ, ये अपॉन ये इसके बराबर रखो, तुम्हारे पास ये साइड की वैल्यू आ जाएगी, इस साइड की वैल्यू आ जाएगी, दोनों साइड को जोड़ दोगे तो इस रिवर की जो विड्थ है, रिवर की जो चौड़ाई है वो आ जाएगी। इसको ट्राई करो इस क्वेश्चन को। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको मजा आया होगा इस चैप्टर में, है ना। उसमें कुछ ऐसे
ज़्यादा सीखने लायक था नहीं, है ना, जो हमने पहले सीखा ट्रिग्नोमेट्री वही।